हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। विभिन्न सोर्सेस से कई माध्यमों से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही गुड वे में कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं प्रारंभ कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ का सीरीज। उसमें मेरा यह प्रयास होने वाला था कि मैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से शुरू करके उसको एक सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल के ग्रामर तक मैं कवर करूं। ठीक है। और उसी सीरीज़ के अंतर्गत मैंने एक वीडियो पहले आपको अवेलेबल कराया है और मुझे आशा है कि आपने देखा होगा तो आपको समझ में बात आई होगी। और आज मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रेजेंट हूँ और इस तरह आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय पाठशाला इंग्लिश की, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कह दूँगा कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको इंग्लिश की ग्रामर समझ में आने वाली है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, आप स्किप करना चाहेंगे, तो बातें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बिगनिंग लेवल की बात जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ आपका जो रूट है वो अगर स्ट्रांग नहीं होता है, आपकी जड़ मजबूत नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर आपको आगे जाकर परेशानी होगी समझने में, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरह से देखेंगे, मैं शुरू करता हूँ। लेट अस बिगिन। तो फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स, आप देख रहे हैं ये कुछ शब्द आपको मैंने लिखा है हेडिंग के। फॉर्म क्लासेस क्या है, स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है, डिटरमाइनर्स क्या है, इन सारी चीज़ों से हम आज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन बिफोर बिगनिंग, वहाँ शुरू करने से पहले, एंड बिफोर स्टडिंग फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, यू मस्ट नो अबाउट अफिक्स। आप देख रहे हैं, आपको अफिक्स या मॉर्फेम को पहले जानना होगा। फॉर्म क्लासेस तभी समझ में आएगा, स्ट्रक्चर वर्ड्स तभी समझ में आएगा। तो ये अफिक्स या मॉर्फेम जिसे नाम दिए हैं, अब ये दोनों ही नाम एक ही संदर्भ में यूज़ किए जाते हैं, मतलब दीज आर सिनोनिम्स, एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं जो एक ही चीज़ का नाम है। अब ये अफिक्स या मॉर्फम जिसको हम कह रहे हैं मॉर्फेम, वो है क्या? तो एन अफिक्स और अ मॉर्फेम इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स which has no independent meaning, but when added to a word brings a change in the form and meaning of the word। लेकिन जब हम ले आते हैं क्या, ए मॉर्फेम की जब हम बात कर रहे हैं, तो मॉर्फेम क्या है? तो यह एक अक्षर है या फिर अक्षरों का समूह है, विच हैज़ नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ तो नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, अपना कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही वह किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, उसके रूप में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो मॉर्फेम क्या है या अफिक्स क्या है? तो वैसे शब्दांश हैं, आप इसको कह सकते हैं, यानी शब्द के अंश हैं, ठीक है, या लेटर भी हो सकते हैं, वो जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। और आप जैसा देख पा रहे होंगे कि अफिक्स जो होता है या मॉर्फेम जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स होता है या सफिक्स होता है। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, इसको आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो आपने हिंदी तो ज़रूर पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे अपने क्लास में, तो आपने उपसर्ग और प्रत्यय इन दो शब्दों से परिचय प्राप्त किया होगा या उन्हें आप अच्छी तरह भी जानते होंगे। वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। प्रीफिक्सेस आप कह सकते हैं उपसर्ग है और सफिक्सेस कह सकते हैं कि प्रत्यय है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है एंड सफिक्सेस क्या है। ऐसे तो मैं आपको बताया हूँ तुरंत अभी, लेकिन इसको पूरी डिफिनेशन के साथ हम देखते हैं। व्हेन एन अफिक्स इज एडेड इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, ध्यान दीजिएगा, जब बिगनिंग ऑफ अ वर्ड यानी वैसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका कोई तो मीनिंग नहीं है,
लेकिन जब वो किसी शब्द के बिगनिंग में यानी शुरू में, प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके फॉर्म में यानी रूप में चेंज ला देते हैं, तो वह प्रीफिक्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार सफिक्स क्या होते हैं? तो सफिक्स होते हैं जो कहाँ जुड़ते हैं? व्हेन एन अफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ठीक है। मॉर्फेम या अफिक्स, जिसे मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि क्या होता है, अगर वो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाए तो वो सफिक्स कहलाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि प्रीफिक्स में मैंने एग्जाम्पल दिया कि प्रीफिक्स में एग्जाम्पल है, क्या है? काइंड के पहले यूएन मैंने लगाया। यूएन क्या है? एक मॉर्फेम है, इसको अफिक्स कह लीजिए। मैं बार बार यहाँ आपको याद दिलाऊंगा क्योंकि देखिए अलग अलग व्याकरण में ना अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं। किसी में आपको अफिक्स पढ़ने को मिलेगा, किसी व्याकरण में मॉर्फेम मिलेगा। आपके पास अगर पुरानी पब्लिकेशन की जो है सो ग्रामर होगी तो वहाँ आपको मॉर्फेम मिल जाएगा, नए वाले ग्रामर में अफिक्स कर दिया गया है। तो नाम चेंज हुआ है लेकिन बात तो वही है बिल्कुल। तो इसलिए अगर आपको कहीं दिक्कत आ जाए समझने में तो आपको यह ध्यान में अच्छी तरह रखना है कि अफिक्स और मॉर्फेम दोनों एक ही चीज़ें हैं। नहीं तो कई बार होता है क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसा चीज़ तो हमने आज तक पढ़ाई नहीं है, न्यू चीज़ कहाँ से मिल गया हमें। ठीक है। तो काइंड के पहले यूएन लगा दिया, यानी यूएन क्या है? एक अफिक्स है, और चूंकि यह पहले जुड़ता है इसलिए इसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। अनकाइंड हो जाता है काइंड के पहले यूएन जुड़कर। उसी तरह ऑनेस्ट एक वर्ड है और उसके पहले DIS जुड़ गया जो कि एक प्रीफिक्स है, एक मॉर्फेम है, और चूंकि पहले जुड़ा है इसलिए वो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो इस तरह से डिसऑनेस्ट हो जाएगा। उसी तरह सफिक्स में, सफिक्स का एग्जांपल है कि स्मॉल एक शब्द है और इसके बाद ER जुड़ गया यानी अंत में जुड़ा तो स्मॉलर हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव हमारा चेंज हो गया, स्मॉल का स्मॉलर हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर EST जुड़ जाता तो स्मॉलर के का क्या रूप बदल जाता? स्मॉलेस्ट हो जाता, यानी वह सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाता। ठीक है। इसी तरह आप ईट में देख रहे हैं ING जुड़ने के बाद इसका क्या हो गया? वर्ब 4 बन गया, यानी फॉर्म इसका चेंज हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से वर्ब का फोर्थ फॉर्म में चला गया। तो ये है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यही है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आगे हम बात करते हैं, मोर एग्जाम्पल्स है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ मेरा एक और पर्पस है इतने सारे एग्जाम्पल्स देने का, आप ढेर सारे और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को कम से कम आप समझ जाएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। और एक बात मैं और यहाँ आपको आपके अटेंशन में, आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के हेल्प से, इनकी मदद से आप अपनी वोकेब्युलरी को ग्रो कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, उसके स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप सपोज दैट वाइज का मतलब आप सीख रहे हैं और एक वर्ड मिला, आप बिगनर हैं, इंग्लिश ग्रामर का आप बिगनर स्टूडेंट हैं, शुरुआती दौर में हैं और आपकी वोकेबलरी भी बहुत कमज़ोर है, आपको अंग्रेजी में डर लगता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो बहुत डरते हैं अंग्रेजी के नाम से। और इसलिए वो डरते हैं क्योंकि वो अच्छे टेक्निक से सीखते नहीं हैं। नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश को एक अच्छे खासे स्तर तक समझ लेने भर, लिख लेने भर। मैं एक्सपर्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत ही अधिक मेहनत करना होता है, लेकिन साधारण सी भाषा का जो ज्ञान है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, उसको एक्वायर करने के लिए आपको टेक्निक के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे वोकेबलरी की मैं बात करूँ, शब्द सीख रहे हैं तो वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। उसके पहले आपको ध्यान ये लगाना है कि UN जो कि एक मॉर्फेम है, जो कि एक प्रीफिक्स है, इसलिए प्रीफिक्स है क्योंकि पहले जुड़ रहा है, और उसको जुड़ जाने के बाद वाइज हो जाता है अनवाइज, यानी इसका बन गया अपोजिट वर्ड। वाइज मीन्स बुद्धिमान, अनवाइज मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। उसी तरह ड्रेस के पहले UN लग गया, ड्रेस मतलब होता है पोशाक पहनना, ऐसे ड्रेस मतलब पोशाक भी होता है। अनड्रेस का मतलब क्या हो गया? पोशाक को उतारना। क्लोज मीन्स होता है बंद करना या गुप्त रखना। डिस्क्लोज मतलब खुलासा कर देना, खोल देना। इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीखेंगे। उम्मीद नहीं है, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इन सारे शब्द को सीख लें, जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखिए, इन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में ना बहुत परिवर्तन आया है, चीज़ें कम बेसी वही हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बदल दी गई है, लेकिन हर एक जो विषय होता है, एवरी सब्जेक्ट्स में आप देखते होंगे
या सुनते होंगे कि पहले ऐसा था अब ऐसी बात हो गई। ठीक है, साइंस के फील्ड में तो दिनों दिन इतने रिसर्च हो रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी बहुत सारे थियरीज जो है सो आते रहते हैं। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, वेदर दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी दूसरी भाषा हो या कोई भाषा हो, उसके ग्रामर में भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, नई नई बातें आती रहती हैं। अब इन ट्रेडिशनल मतलब क्या, पुराना परंपरागत इंग्लिश ग्रामर में ऑल वर्ड्स जो थे, यानी इंग्लिश में ढेर सारे वर्ड्स थे। अब ये वर्ड्स क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है कि वर्ड्स क्या है। तो जितने इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि एक भाषा होने के नाते, और चूँकि इंग्लिश की तो एक और भी खूबी है कि इसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी बहुत ही अधिक शब्दों की संख्या है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो स्पैन है यानी विस्तार है वो बहुत सारे देशों में है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो भी इंग्लिश इंक्लूड करते रहता है। इसलिए इंग्लिश की जो डिक्शनरी है ना, जो मानक डिक्शनरीज है यानी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज है, वो हर एक 2-3 साल के बाद कुछ नए शब्दों को इंक्लूड कर लेते हैं, जो दरअसल होते नहीं हैं उनके अपने, यानी इंग्लिश भाषा के नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको अपना मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हाल में हिंदी का एक वर्ड है लाठी चार्ज। ठीक है, लाठी चार्ज, उसको इंग्लिश में, इंग्लिश डिक्शनरी में उसको स्थान दे दिया गया इंग्लिश वर्ड के तौर पर, लाठी शब्द को। खैर, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की, और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं ना, उन सब को 8 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया था? 8 भागों में बांट दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और आप जानते होंगे जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। अभी कौन कौन होते हैं? तो नॉन है, प्रोनाउन है, ठीक है, नॉन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, सब है। सॉरी, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कभी कभी जो है सो इन सारे वर्ड्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कुछ लोगों से, तो वो अच्छे से इसको करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, इंटरजेक्शन का ज़रूर देखेंगे, यहाँ मिस्टेक होता है, कंजंक्शन में मिस्टेक होता है, बाकी तो ये सभी आपको सिंपल है। अब बात हम लोग पुराने अंग्रेजी व्याकरण की कर रहे थे, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की कर रहे थे। अब बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें क्या है भाई, तो इंग्लिश का जो मॉडर्न ग्रामर है उसके ग्रामेरियंस यानी व्याकरणिकों ने क्या किया, हैव डन अ न्यू क्लासिफिकेशन, एक नया जो है सो वर्गीकरण किया, अकॉर्डिंग टू विच देयर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, यहाँ तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, लेकिन यहाँ मुख्यतः मेनली 2 पार्ट्स कर दिया गया, 2 पार्ट्स कर दिया गया। और वो कौन कौन से हैं? एंड दे आर फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स, फॉर्म क्लासेस, ये 2 भागों में बांट दिया। अब जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वालों ने जब नया क्लासिफिकेशन किया, तो कोई तो बेस होगा, कोई तो आधार होगा, कोई तो कारण होगा। आखिर किस आधार पर इन्होंने बांट दिया? पहले वालों ने बांटा तो अलग अलग जैसे शब्दों के काम हैं, अलग अलग उनके क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म भी उनके हैं, इस आधार पर उनको बांट दिया गया। लेकिन नए वाले बांटे तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी कोई बेस होगा, कोई आधार होगा। अब ये आधार क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये आधार है क्या। तो फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, पुनः हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वो वाली बात पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं क्या। ठीक है, अब देखिए, ये फॉर्म क्लासेस इंक्लूड ओनली दोज वर्ड्स, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फॉर्म क्लासेस इंक्लूड ओनली दोज वर्ड्स विच आर अफेक्टेड बाई मॉर्फेम्स, यानी मॉर्फेम्स यानी वैसे शब्द, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, या वैसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स
जिनका कोई अपना तो अर्थ नहीं होता, कोई इंडिपेंडेंट उनके पास मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं यानी प्रीफिक्स होते हैं या सफिक्स होते हैं। आप यहाँ ऐसा समझें कि फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत वैसे वर्ड्स को रख दिया मॉडर्न ग्रामेरियंस ने जिन पर क्या होता है, मॉर्फेम्स का प्रभाव पड़ता है, यानी वैसे वर्ड्स जिनके साथ प्रीफिक्स ऐड हो सकता है या सफिक्स ऐड हो सकता है, यानी पहले कोई शब्दांश लग सकता है या उनके शब्द के अंत में कोई शब्दांश लग सकता है, और उनके रूप में यानी फॉर्म में, सिंगुलर से प्लूरल में, या V1 से V2 में, या फिर एडजेक्टिव का जो है सो डिग्री में, इस तरह के चेंजेस आ सकता है या आता है। तो वैसे शब्दों का एक अलग वर्गीकरण कर दिया गया, एक अलग हिस्सा बना दिया गया, और उन्हीं का नाम दिया गया फॉर्म क्लासेस, यानी फॉर्म क्लासेस। ठीक है, अब ये फॉर्म क्लासेस में भी देखिए क्या क्या आते हैं। फॉर्म क्लासेस में नाउन्स, यानी नाउन जो पुराने ग्रामर के अनुसार भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट काइंड था, वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रख दिया गया है। दो मेन क्लासिफिकेशन किया गया, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब फॉर्म क्लासेस में 4 हैं। पहला है नाउन्स, यानी नाउन के जितने भी काइंड्स हैं सभी आ जाएंगे फॉर्म क्लासेस में, क्योंकि नाउन का बदलता है रूप, सिंगुलर से वो प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर से वो प्लूरल होता है। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स का भी फॉर्म चेंज होता है। अब सारे एडजेक्टिव्स का चेंज नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा, उनको हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे उनको रखा गया है। सारे एडजेक्टिव्स का चेंज नहीं होता। उसके बाद वर्ब्स का क्या होता है, वर्ब्स का भी फॉर्म चेंज होता है, एडवर्ब्स का भी चेंज होता है। ठीक है, और इसलिए इन सारे शब्दों को क्या, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जो है नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये अपना रूप एंड मीनिंग में परिवर्तन लाते हैं। किनकी सहायता से, मॉर्फेम्स की सहायता से, इसलिए इनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ब्स भी ऐसे होते हैं, और कुछ एडवर्ब्स भी ऐसे होते हैं जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एडजेक्टिव्स के कुछ ऐसे काइंड्स हैं, वर्ब के कुछ ऐसे काइंड्स हैं, और एडवर्ब्स के भी कुछ ऐसे काइंड्स हैं जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, और उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखेंगे। स्ट्रक्चर वर्ड्स में उनको रखा गया है, और वो क्या क्या हैं, एडजेक्टिव्स जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता उनको रखा गया है डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। वर्ब्स यानी वैसे वर्ब्स जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता उनको रखा गया है ऑक्सिलरीज के अंतर्गत, और एडवर्ब्स वैसे एडवर्ब्स जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता उनको रखा गया है इंटेंसिफायर्स के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है, आ ही गया जिनकी हम बात कर रहे थे। दोज वर्ड्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉर्फेम्स, वैसे शब्द जो मॉर्फेम से प्रभावित नहीं होते, और कॉल्ड स्ट्रक्चर वर्ड्स, वही कहलाते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है, तो वैसे शब्द जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जिनका अर्थ और रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसकी सहायता से, मॉर्फेम्स की सहायता से, उन्हें कहते हैं हम स्ट्रक्चर वर्ड्स। देख लीजिए इसको, ठीक है, रूप और परिवर्तन में नहीं किया जा सकता। अब आपको बड़ा आसान लगा होगा शुरू में सुन करके कि न्यू ग्रामेरियंस ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पहले था उसको 2 ही मुख्य भाग में बांट दिया, भाई तो आसान तो कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना, यहाँ भी आपको लफड़ा लेना है, आसान नहीं है चीज़ें। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 होते हैं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। डिटरमाइनर्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, एक्जुलरीज हैं, इंटेंसिफायर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, सबऑर्डिनेटर्स हैं एंड क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम पुराने ग्रामर में पढ़ें, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या हम पुराने ग्रामर के अनुसार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो क्या इन चीज़ों का नॉलेज हमें नहीं होगा? वो वही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है, लेकिन नए ग्रामर में इन चीज़ों को अलग से एक चैप्टर्स का नाम दे दिया गया,
ताकि आप डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकें विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैं जो आगे आपको वीडियो देने वाला हूँ वो शुरुआती दौर में मैं आपको पुराने ग्रामर के अनुसार यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ही जो काइंड है वर्ड्स के उसके अनुसार ही मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए देयर आर 10 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। उसमें पहला है डिटरमाइनर्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू वुड हैव हर्ड एंड यू वुड बी नोइंग समथिंग अबाउट दिस। जरूर जान रहे होंगे आप इसके बारे में। डिटरमाइनर क्या है? तो डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे शब्द या शब्दों के समूह विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नॉन। एक चीज़ आप यहाँ समझ लें कि अगर डिटरमाइनर का यूज हुआ है तो उसके बाद नॉन आएगा। इस बात का पहले हमें संकेत मिल जाता है कि उसके बाद नॉन आने वाला है, और वो नॉन के बारे में ही कुछ ना कुछ बातें हमें डिटरमाइनर्स बताते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं, यानी नॉन को तय कर देते हैं। ठीक है, कि वो क्या है, कैसा है। आपने अगर एडजेक्टिव पढ़ाया होगा पहले तो एडजेक्टिव्स भी यही काम करता है। तो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है डिटरमाइनर। कैसा पार्ट है? जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। एडजेक्टिव्स को ही, अब डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि डिटरमाइनर्स जो है सो एडजेक्टिव का ही काइंड है, लेकिन वैसा एडजेक्टिव है जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि एडजेक्टिव में वो सारे काइंड्स बच गए हैं डिटरमाइनर को निकाल देने के बाद जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव पड़ता है। अब डिटरमाइनर्स के भी क्या है? मेन डिटरमाइनर्स, यानी इसको भी कैटेगरी में बांट दिया गया है। यानी डिटरमाइनर आपने चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रामर शुरू करते हैं और सबसे पहले लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आर्टिकल्स जान लो। दिक्कत यहीं आ जाती है। अब आर्टिकल्स है क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने यहाँ पूछ कर देखा है और वो नहीं बता पाते हैं कि आर्टिकल्स है क्या, आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा चैप्टर का है। मुझे लगता है कि इतना मेरा लेक्चर देने के बाद आपको तो क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स जो है सो एडजेक्टिव का चैप्टर है। अगर हम न्यू ग्रामर के अनुसार बात करें तो ये डिटरमाइनर का चैप्टर है। लेकिन रूट लेवल पर यानी जड़ में हम अगर पहुंचेंगे तो जड़ कहाँ है? एडजेक्टिव है। डिटरमाइनर्स बाद में आता है, लेकिन उसके पहले वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से हम उसको जब अलग करते हैं, क्लासिफिकेशन अलग करते हैं मॉर्फेम्स के प्रभाव के अनुसार, तो डिटरमाइनर आता है। और डिटरमाइनर में आर्टिकल्स आता है, और केवल आर्टिकल्स नहीं आता है भैया, और भी चीज़ें आती हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है ना, यानी वैसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बता देते हो या उस पर अधिकार बतलाते हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेत करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव्स कहीं काइंड्स हैं। दिस, दैट, दिस, दोज एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। वैसे एडजेक्टिव्स जो नंबर एंड क्वांटिटी बतलाते हैं, यानी इन शब्दों को आप गौर करिए, इन पर कोई मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी बतलाने वाले शब्द हैं 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ऑल, बोथ, हाफ, सम। और फिर मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप इन सारे शब्दों का मीनिंग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द डिक्शनरी एंड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। सबका अर्थ जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी आते हैं एंड सम फ्रेजेज आते हैं डिनोटिंग क्वांटिटी एंड नंबर। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो जो डिटरमाइनर है वो एडजेक्टिव्स ही हैं। अगर आप पुराने ग्रामर के अनुसार एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इन सारे चीज़ों को आप एडजेक्टिव के काइंड्स के यानी भेद के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नीचे कुछ मैंने सेंटेंसेस दिया है, लुक एट दिस सेंटेंसेस। ठीक है, इन सभी को, और इन सभी सेंटेंसेस में आपको डिटरमाइनर्स का यूज हुआ है उसको आपको कैच करना है, पकड़ना है। द काउ इज़ एन एनिमल। अब इस सेंटेंस में मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप पहले देख लें कि इसमें क्या क्या डिटरमाइनर है, कौन कौन से वर्ड हैं जो डिटरमाइनर हैं। ठीक है, द काउ इज़ एन एनिमल, माई ब्रदर इज़ अ टीचर, आई नीड सम मिल्क। तो पहले वाले सेंटेंस में अभी तक आपने शायद गौर कर लिया होगा, एन है जो कि डिटरमाइनर है क्योंकि वो आ रहा है आर्टिकल्स के अंतर्गत।
माई ब्रदर इज़ अ टीचर, इसमें माई है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और वो भी आर्टिकल के अंतर्गत है, और ये दोनों ही आते हैं डिटरमाइनर के अंतर्गत। आई नीड सम मिल्क, सम क्वांटिटी बतलाने वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। दोज बुक्स आर यूजफुल, दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। एवरी बॉय, एवरी है और अ है, एवरी बॉय हैज़ अ पेन, इसमें एवरी एंड अ यानी ए दोनों क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है। बोथ बॉयज़, इसमें बोथ जो है, ठीक है, यह आपका डिटरमाइनर है। इस तरह से आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर, जो कि आज के इस वीडियो के शुरू में हम लोग ने लक्ष्य रखा था समझने का। तो हियर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।